ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है और अब विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का मन बना लिया है। विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोटिंग के दौरान ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। अभी लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की ही वोटिंग हुई है, लेकिन विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 21 राजनीतिक दल 50% मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से कराए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर देशव्यापी अभियान चलाएंगे। ये दोहराकर कि हम विनम्रता से निवेदन करने वाले हैं, राजनीतिक रूप से पूरे देश में अभियान चला के कानूनी रूप से उच्चतम न्यायालय में 21 पार्टियां इस देश की 70% जनसंख्या को रिप्रेजेंट जो करती हैं कि न्यूनतम यहां पर 50% के लगभग ऑटोमेटिक सैंपल चेक होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हमारी गणतंत्र पे एक बहुत गंभीर और गहरा प्रश्न चिन्ह उठता है। In Telangana, by using IP, they have removed nearly 25 lakh voters. In Telangana, total number of votes polled and total number of votes counted, there is a variation. Counted is more than polled. How can you justify? Everywhere there are problems. EVMs in the initial stage 20 to 30% not functioning. They took nearly 2 to 6 hours. Ultimately, final EVM started functioning 1 p.m. They closed before 6 p.m. How it is justifiable? विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे के निपटान के लिए चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश नहीं की है। अगर एक्स पार्टी के आगे का बटन दबाया जाता है तो वाई पार्टी को वोट जाता है। वीवीपैट केवल 7 सेकंड की बजाय 3 सेकंड के लिए प्रदर्शित होता है। Credibility. Today, Election Commission has lost its credibility and confidence and trust of the voters. Our demand is very clear. 23 political parties, not 1 or 2 political parties. We are all one. Ultimately, in the beginning, we said we want to go for paper ballot. But due to lack of time, we have changed our stand. We are asking VVPAT counting at least 50%. We are raising doubts about VVPAT and also on EVM for the last so many days, so many years. Originally there is no VVPAT. All of us struggled. Finally they accepted. Just now, Singhvi has rightly mentioned. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 21 विपक्षी दल एक बार फिर 50% ईवीएम वीवीपैट मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रविवार को विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर बैठक की। चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि 21 विपक्षी दलों की मांग है कि 50% ईवीएम वीवीपैट का मिलान किया जाए। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में अभियान चलाएगा। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं चाहती कि वीवीपैट काउंट होना चाहिए 50% तक? उसका कोई मतलब होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। आज के दिन क्या हो रहा है, 20-25% मशीनें काम ही नहीं करती। लोग सुबह 4 बजे तक वोटिंग करते हैं। लाइनें खड़ी, आपको मालूम है कि 5 बजे तक वोटिंग खत्म होनी चाहिए, और अगर एक 4 बजे तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक वोट करते हैं तो इसका निश्चित रूप से मशीन काम नहीं कर रही। बटन एक जगह दबाओ तो वोट कहीं और जाता है। बिजनौर में हुआ। तो अगर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग इसको नजरअंदाज करेगा तो फिर हमें कुछ और रास्ते अपनाने पड़ेंगे। पिछले 5 साल में एक मशीन अगर पूरे देश में कहीं ऐसी खराब हुई हो
जिसमें कोई भी बटन दबाओ तो बीजेपी के अलावा किसी को और को वोट पड़ाओ। जहां मशीन जो भी खराब होती है उसको हमेशा वोट बीजेपी पे ही पड़ता है, खराब मशीनों पे। ऐसा क्यों है? ये कोई मशीन का जो खराब होना है वो भी प्रोग्राम्ड तो नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट के मिलान का दायरा बढ़ाने के लिए कहा था। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया था कि लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाओं के 5 बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाए। इससे पहले हर विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर ही पर्चियों का मिलान होता था। चुनावी समर में विपक्ष ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर एकजुट है और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का मन भी बना चुका है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच प्यार लैला मजनू से भी ज्यादा मजबूत है। विवादित बयान देकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर अपने बयान के चलते चर्चा में आ गई है। ओवैसी ने मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना लैला मजनू से की है। ओवैसी ने कहा, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आशिकी लैला मजनू जैसी है। इस आशिकी की दास्तान जब भी लिखी जाएगी तो इसमें लिखा जाएगा कि इनकी आशिकी के दौरान हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पनपी। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आशिकी बड़ी मजबूत आशिकी है। ये लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत इन दोनों में है। ये नीतीश कुमार और मोदी की मोहब्बत की दास्तानें जब लिखी जाएंगी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लैला मजनू की दास्तान लिखी जाएगी, मुझसे मत पूछिए कि इसमें लैला कौन है मजनू कौन है, आप फैसला करें। बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी मोदी नीतीश पर जमकर बरसे। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब आप मुझसे मत पूछिए इसमें लैला कौन है और मजनू कौन है, ये आप खुद तय कीजिए। लैला और मजनू सुनो, जब तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान लिखी जाएगी तो मोहब्बत का नाम नहीं लिया जाएगा, तुम्हारी दास्तान में नफरत का नाम लिया जाएगा। इसमें लिखा जाएगा कि जब से ये दोनों एक साथ आए हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम में तनाव पनपा। नीतीश कुमार के और मोदी के इश्क की कहानी लिखी जाएगी तो सुनो लैला और मजनू सुनो, जब तुम्हारी दास्तान मोहब्बत की लिखी जाएगी तो मोहब्बत का नाम नहीं लिखा जाएगा उस दास्तान में, नफरत का नाम लिखा जाएगा तुम्हारी दास्तान में। जब तुम्हारी दास्तान लिखेगा मौर्रख, सुनो नीतीश कुमार और मोदी, आज तो मौर्रख का कलम आजाद नहीं है, मगर मुझे यकीन है कि जब तुम्हारी तारीख लिखी जाएगी मोदी की और नीतीश कुमार की तो मौर्रख लिखेगा कि जब से ये दोनों एक साथ आए हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम तनाव में इजाफा हुआ है। जब से ये दोनों एक साथ आए हिंदुस्तान में अमन को खतरा पैदा हो गया। जब से ये दोनों एक साथ आए गाय के नाम पर कई मासूम लोगों को मारा गया, पीटा गया। बता दें कि बिहार की किशनगंज, पूर्णी और कटिहार जैसी सीमांचल की सीटों पर 18 अप्रैल को मतदान है। किशनगंज में अल्पसंख्यक मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद को देखते हुए ओवैसी इस इलाके में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दिया हो, इससे पहले भी अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। कभी अखिलेश मुलायम के करीबी माने जाने वाले नरेश अग्रवाल के बीजेपी में शामिल होते ही तेवर बदल गए हैं। नरेश अग्रवाल और अखिलेश के बीच कड़वाहट किस कदर बढ़ गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नरेश अग्रवाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बंदर कहने में भी नहीं हिचकिचाए। कभी सपा अध्यक्ष की छांव में पार्टी के नेता रहे नरेश अग्रवाल, बीजेपी का दामन थामने के बाद अब सपा अध्यक्ष के खिलाफ भी विवादित बयान दे रहे हैं। सही ही कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। नरेश अग्रवाल और अखिलेश के बीच कड़वाहट किस कदर बढ़ गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नरेश अग्रवाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बंदर कहने में भी नहीं हिचकिचाए। अखिलेश चौराहे पर बानरों की तरह घूमेगा। यूपी के हरदोई में चुनाव प्रचार के दौरान नरेश अग्रवाल सपा बसपा गठबंधन पर जमकर बरसे।
अपने बयान को सही ठहराते हुए नरेश अग्रवाल ने कहा, 23 मई को मतगणना होगी और 24 को मायावती कहेगी कि मैं गठबंधन तोड़ती हूँ, मुसलमान और अहीर ने हमको धोखा दिया है। इसके बाद अखिलेश चौराहे पर वानरों की तरह घूमेंगी, चौराहे पर दौड़ते दिखाई देंगे। 23 को काउंटिंग होगी और 24 तारीख को मायावती कहेगी मैं गठबंधन तोड़ती हूँ, ये मुसलमान और अहीर ने हमको धोखा दिया, इस बारे मैं गठबंधन तोड़ रही हूँ। तो अखिलेश चौराहे पर बानरों की तरह घूमेगा, चौराहे पर तुमको दौड़ता दिखाई देगा। इस दौरान बाप बेटे अखिलेश मुलायम पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता बोले कि आज बेटे ने बाप का कद इतना बड़ा कर दिया कि बाप को खुद चुनाव जीतने के लिए मायावती की जरूरत पड़ गई। एक जमाने में काशीराम को चुनाव जीतने के लिए मुलायम सिंह की जरूरत पड़ी थी। आज बेटे ने बाप का कद कितना बड़ा कर दिया कि बाप को खुद चुनाव जीतने के लिए मायावती की जरूरत पड़ती है। एक जमाने में काशीराम को चुनाव जीतने के लिए मुलायम सिंह की जरूरत पड़ी थी, अब तक मैनपुरी से काशीराम जी जीतते थे। अखिलेश ने, मैं तो कहूँगा जैसे मुगल परिवार का आखिरी बादशाह था जफर शाह रंगीला, वैसे यादव परिवार का आखिरी बादशाह है अखिलेश यादव। पुराने दिनों के दर्द को बयां करते हुए नरेश बोले, मेरा टिकट सिर्फ इसलिए काट दिया गया था क्योंकि एक फिल्म की अभिनेत्री उनको बहुत अच्छी लगती है। बता दें कि सपा ने नरेश अग्रवाल का टिकट काटकर जया बच्चन को राज्यसभा का टिकट दिया था। नरेश का टिकट इसलिए काट दिया, एक फिल्म की अभिनेत्री उनको बहुत अच्छी लगती है, इस बार उनका नरेश का टिकट काट दो, फिल्म की अभिनेत्री रहेगा, हमारा इस उम्र में टिकट काटे। नरेश अग्रवाल ने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले ये लोग, चाहे ममता हो, मायावती हो, अखिलेश हो, मुलायम हो या फिर शरद यादव, इनके नेतृत्व में 5 साल सरकार चल ही नहीं सकती है। तो मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले ये लोग, चाहे ममता हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मुलायम हो, चाहे शरद यादव हो, इनके नेतृत्व में 5 साल सरकार नहीं चल सकती है। तुम 5 साल की सरकार चाहते हो कि 6 महीने की सरकार चाहते हो? ये राष्ट्रवाद बनाम अलगाववाद का चुनाव है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी समय अखिलेश और मुलायम सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले नरेश अग्रवाल बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही विरोधी पार्टी के नेताओं पर लगातार निशाना साध रहे हैं। हाल ही में नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुलायम सिंह देश के नेता थे, लेकिन उनके बेटे अखिलेश ने उन्हें सबसे नीचे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। जो अपने पिता का नहीं हुआ, वे जनता का क्या होगा? बहरहाल कौन किसका और कितना सगा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो पहले मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के सगे होने का दम्भ भरते थे, वही अब वे लोग उन पर नए सगों के लिए तीर छोड़ रहे हैं। इलेक्शन डेस्क टोटल। 21वीं सदी में जहां हम चांद पर पहुंच गए हैं और मंगल पर पहुंचने का सपना बुन रहे हैं, उस देश के एक कोने में महिलाएं पानी के लिए 30 फीट नीचे उतरने को मजबूर हो रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। चुनावी माहौल है और हर तरफ नेताओं के भाषण हैं, समर्थकों की नारेबाजी है, 2047 के वादे हैं, न्याय की बातें हैं और जो नहीं है वो है जनता के बुनियादी मुद्दे। अगर होते तो 21वीं सदी में जहां हम चांद पर पहुंच गए और मंगल पर पहुंचने का सपना बुन रहे हैं, उस देश के एक कोने में महिलाएं पानी के लिए 30 फीट नीचे नहीं उतर रही होती। दरअसल देश का सर्वाधिक सूखा इलाका है महाराष्ट्र का मराठवाड़ा। ये तस्वीरें इसी इलाके के एक गांव की है, जहां महिलाओं को पानी के लिए 30 फीट गहरे कुएं में उतरना पड़ता है। अभी गर्मी की शुरुआत ही है, लेकिन यहां पानी की भीषण किल्लत शुरू हो गई है। उस्मानाबाद जिले के मारडी गांव में रहने वाली एक महिला, जिनकी उम्र 40 साल है, लेकिन वजन सिर्फ 30 किलो का ही है,
वो एक बार में 60 लीटर पानी ढोती हैं। 40 से 45 डिग्री तापमान, तेज धूप और चढ़ाई वाले रास्ते पर ये अपनी साइकिल पर पानी के 4 बर्तन टांग कर लाती हैं। सांस तो फूलती ही है, कई बार नाक से खून तक बहने लगता है। वैसे ये परेशानी और ये बेबसी की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है। ऐसी न जाने कितनी कहानियां इन सूखे इलाकों में बिखरी पड़ी हैं। उस्मानाबाद के एक गांव में रहने वाली एक और महिला जो 8 महीने की गर्भवती है, डॉक्टरों ने उन्हें वजन उठाने के लिए मना किया था, लेकिन प्यास के आगे डॉक्टर की सलाह कितने दिन टिकती। तीसरे ही दिन जब घर में पानी की एक बूंद नहीं बची तो मजबूरन उन्हें बर्तन उठाना पड़ा और नतीजा ये हुआ कि उसका बच्चा नीचे सरक गया। और अब उसके पास अपने किस्मत पर रोने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। मराठवाड़ा और उस्मानाबाद के सभी 773 गांव भीषण सूखे की चपेट में हैं। बिना पानी के खेत की काली मिट्टी भी सफेद पड़ गई है और पानी ढो रही महिलाओं के चेहरे भी। महीनों हो गए इन्हें दाल और सब्जियां खाने को नहीं मिली है। किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो किसी को अब हमेशा ही कमर में दर्द रहता है। इससे सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इस इलाके की ज्यादातर महिलाएं अब स्त्री रोग की शिकार हो रही हैं। बता दें कि 18,71,000 मतदाताओं और 8,77,000 महिला वोटर वाले उस्मानाबाद में सूखे का मुद्दा राजनीतिक दलों के एजेंडे से गायब है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के साथ इलाके के 40 गांवों की महिलाओं के हेल्थ स्टेटस पर रिसर्च किया है। उनके मुताबिक जिले की 77% महिलाएं एनीमिक हैं। 87 किशोरियों में हीमोग्लोबिन की कमी है। हर दूसरी महिला गंभीर बीमारी से जूझ रही है। उनका कहना है सूखे का सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ता है। जिले के 773 में से सिर्फ 76 गांवों में टैंकर की व्यवस्था है और 2000 लीटर पानी के टैंकर का भाव भी 400 रुपए से बढ़कर 800 रुपए हो चुका है। पानी की इस किल्लत से सिर्फ वहां की महिलाएं ही परेशान नहीं हैं। सूखे के कारण किसानों की रबी की फसलें भी सूख गई हैं। जलाशयों में पानी नहीं है, जिस कारण खरीफ फसलों की बुआई पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। समझ नहीं आता ये देश का कौन सा कोना है जहां किसी स्ट्राइक और किसी न्याय वाली नजर नहीं पहुंच पा रही है। 2047 के लिए वोट मांगे जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जाने के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं और 2019 में पानी के लिए महिलाएं 30 फीट नीचे उतर रही हैं। पानी के लिए नीचे उतरती ये महिलाएं शायद ट्विटर या फेसबुक पर नहीं हैं, इसलिए मुद्दों में भी नहीं हैं। लेकिन ये उम्मीद करती होंगी पढ़े लिखे लोगों से कि हम लोग इनके लिए आवाज उठाएंगे, इनके बुनियादी मुद्दों को नेताओं के हवाई मुद्दों की जगह रखेंगे और उनसे सवाल करेंगे। मगर अफसोस, हम खुद हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जैसे मुद्दों में बहे जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पुलवामा जैसे हमले का अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट की वजह सुरक्षा एजेंसियों को मिली खुफिया सूचना है, जिसके मुताबिक जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आतंकी फिदायीन हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक धमाके में बाइक का इस्तेमाल किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में जब सेना ने आतंकियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, तब से आतंकी भी कोई न कोई साजिश रच रहे हैं। इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पुलवामा जैसे हमले का अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट की वजह सुरक्षा एजेंसियों को मिली खुफिया सूचना है, जिसके मुताबिक जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आतंकी फिदायीन हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक धमाके में बाइक का इस्तेमाल किया जा सकता है। एहतियातन सुबह 9 बजे से पहले सुरक्षा बलों के दस्ते की मूवमेंट पर भी रोक लगा दी गई और साथ ही श्रीनगर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी रोकी गई। इससे पहले 30 मार्च को बनिहाल में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ की बस पर आत्मघाती हमले की कोशिश की गई, लेकिन हमलावर की कार में वक्त पर धमाका नहीं हुआ। बता दें कि कुछ दिन पहले सरकार ने सुरक्षा बलों के जवानों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाते हुए यह फैसला लिया था कि सुरक्षा बलों के काफिले को सुरक्षित मार्ग देने के लिए जम्मू श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे सप्ताह में 2 दिन आम लोगों के लिए बंद रहेगा। यह फैसला 31 मार्च तक लागू रहेगा और आम नागरिकों के लिए यातायात हर सप्ताह रविवार और बुधवार को बंद रहेगा। वहीं जम्मू में उद्योगपतियों के एक संगठन ने प्रशासन से रणनीतिक रूप से अहम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुचारू यातायात सुनिश्चित करने की अपील की है।
उन्होंने दावा किया है कि यातायात के कुप्रबंध से क्षेत्र को काफी अधिक नुकसान हुआ है। बता दें कि इसी साल 14 फरवरी को श्रीनगर जम्मू हाईवे पर पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने विस्फोटक से भरे एक कार में सीआरपीएफ के काफिले में शामिल एक गाड़ी से टकरा दिया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। दूसरे चरण के चुनावों के लिए घाटी में सियासत तेज हो चली है। आज पीएम मोदी ने यहां दूसरे चरण के मतदान के लिए एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बाबा साहेब आंबेडकर के बहाने कांग्रेस से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वंशवाद की आलोचना की। पहले चरण के चुनावों का रंग जम्मू कश्मीर में खूब देखने को मिला। वोटरों में भी खासा उत्साह नजर आया। लेकिन अब दूसरे चरण के चुनावों के लिए घाटी में सियासत तेज हो चली है। रविवार को पीएम मोदी ने दूसरे चरण के मतदान के लिए कठुआ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वंशवाद की आलोचना भी की। एक बात साफ करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का कोई वंशवादी अपनी वसीयत में लिखवा कर नहीं लाया है। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। और भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर भारत के संविधान निर्माता 1935-40 के दरमियान यहां पंजाब में उनका भाषण हुआ था। बाद में एक भाषण उनका पुणे में हुआ था और उन्होंने साफ कहा था ये वंशवाद जो है ना, वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था। बाबा साहब आंबेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि, बाबा साहब का आंबेडकर की आज जन्म जयंती है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि का मतलब होता है वंशवाद के खिलाफ वोट डालना। पीएम मोदी ने रैली के मंच से कश्मीर के दोनों प्रमुख दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जमकर निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर की 3 पीढ़ियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और इनके हटने के बाद ही जम्मू कश्मीर की किस्मत चमक सकती है। उसने जो पाप किया है स्वतंत्रता के समय की, उसने जो गलतियां की है, वो भारत आज तक भुगत रहा है। अब वो सत्ता से बाहर है तो वापसी के लिए सारी हदें तोड़ती जा रही है। आप जानते हैं कांग्रेस देश भर में वोट किन किन मुद्दों पर मांग रही है। कांग्रेस कह रही है ये गंभीर बात है और आप जाग जाइए, कांग्रेस से सुधरने की कोई आशा मत कीजिए। आजादी के पहले की कांग्रेस अलग थी और गांधी जी की विदाई के बाद वाली कांग्रेस अलग थी। कभी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाकर एक ही मंच साझा करने वाले पीएम मोदी ने उन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा वो चाहे अपना पूरा कुंदा मैदान में उतार ले, जितनी मर्जी गाली दें, लेकिन वे देश को नहीं तोड़ पाएंगे। उन्होंने कहा अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार अपने पूरे कुंबे को मैदान में उतार दे, चाचा, मामा, भाई, भतीजा, भांजा, साला सबको उतार दे और जितनी मर्जी गालियां मोदी को देनी है दे दो, लेकिन इस देश के टुकड़े नहीं कर पाओगे। इन्होंने नोच लिया है, निचोड़ लिया है। जम्मू कश्मीर का उज्जवल भविष्य, ये दोनों परिवारों की विदाई होनी चाहिए दोस्तों। और इन दोनों परिवारों को मैं कहता हूं, तुम्हारे पूरे कुंबे को मैदान में उतार दो। चाचा, मामा, भाई, भतीजा, भांजा, साला, जितनी गोलियां गालियां मोदी को देनी है दे दो,
लेकिन इस देश के टुकड़े नहीं कर पाओगे। ये किसी से नहीं छुपा है कि घाटी में कभी भाजपा और पीडीपी एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन आज आलम यह है कि दोनों एक दूसरे को मंच से कश्मीर के हालात के लिए आरोपी बनाते हैं। पीएम मोदी ने अगर मंच से महबूबा मुफ्ती पर वार किया तो उसका पलटवार करते हुए महबूबा ने भी ट्वीट किया। महबूबा ने ट्वीट करते हुए लिखा, चुनाव से पहले तो परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं और बाद में उसी पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए आप नुमाइंदे को भेजते हैं। बहरहाल पहले चरण के चुनावों में तो मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला, लेकिन अब देखना होगा कि क्या दूसरे चरण में भी मतदाताओं में उतना उत्साह नजर आता है। कभी एक साथ एक ही मंच साझा करने वाले पीडीपी और बीजेपी आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, एक दूसरे को मंच से खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे घाटी के लोगों को लुभा पाते हैं। नेशनल डेस्क न्यूज। चलिए वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।